नमस्कार, न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। आज बात जम्मू कश्मीर में संभावित चुनाव से पहले उठ रहे लोकल नॉन लोकल के मुद्दे की, या यूं कह लें कि वोटर या नॉन वोटर को लेकर उठी बहस की। चूंकि हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरी रफ्तार से जारी है और इसी रफ्तार एक ऑर्डर जारी हुआ है जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर हैं जम्मू, वहां से, जिसको लेकर एक नई बहस फिर से शुरू हो गई है। तो रेजिडेंट सर्टिफिकेट एंड पॉलिटिक्स यानी आवासीय सर्टिफिकेट और उसको लेकर हो रही राजनीति। तो कौन होगा जम्मू कश्मीर का वो लोगों के हाथों में होगी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के चुनावी संघर्ष का आने वाला भविष्य, और कौन कहलाएगा लोकल, कौन कहलाएगा नॉन लोकल, किन नए लोगों को मिलेगा चुनाव में वोट डालने का अधिकार, ऐसे कई सवाल हैं। और जो डीसी ऑफिस जम्मू से निकले ऑर्डर से बहुत हद तक साफ हो जाता है और वोटर रजिस्ट्रेशन में आसानी हो सकती है, लेकिन सियासी पार्टियों को यहां अपना स्कोप भी नजर आ रहा है। आपको याद होगा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हृदय कुमार का कुछ महीने पहले के उस बयान के बारे में भी, जिस पर काफी राजनीतिक सवाल और कई राजनीतिक दलों ने काफी तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी, जब इस तरह की बात सामने आई थी कि तकरीबन 25 लाख नए वोटर जो हैं वो इलेक्टोरल लिस्ट में जोड़े जाएंगे, यानी कि जोड़ सकते हैं, चूंकि एब्रोगेशन से बाद से लेकर अब तक उसका अपडेशन नहीं हुआ था और कई ऐसे लोग हैं जो 18 साल को पहुंच चुके हैं। तो उस पर भी ये बात हुई थी कि 25 लाख, और अब जो जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर है वहां से जो ऑर्डर जारी हुआ है कि ऐसे लोगों को जिनका 1 साल से ज्यादा जम्मू में रहना हो चुका है, उन्हें आसानी उनका जिक्र किया गया है कि इन दस्तावेजात के साथ उन्हें जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो उन्हें दिया जाए, जिनमें जिक्र है 1 साल के लिए अगर पानी, बिजली का, गैस का कनेक्शन है, या आधार कार्ड है, या भारतीय पासपोर्ट है, या ज़मीन का मालिकाना हक है, तो उसका जो राजस्व विभाग का जो कार्ड होता है वो दिखाना होगा, रिकॉर्ड। अगर किराएदार है तो रजिस्टर्ड हैं तो रेंट, लीज या डीड दिखाना होगा। तो मतलब ऐसी कई चीज़ें हैं कि अगर इनमें से कोई भी एक दस्तावेज है तो उन्हें जो है यहाँ का आवासीय माना जाएगा। इस पर राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू की है। मैं आपको बताऊँ, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस विषय पर बातचीत जुड़ेंगे। फिरदौस टाक जो पीडीपी से बिलोंग करते हैं, पीडीपी में वो एक्स-एमएलसी भी रह चुके हैं। कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ, सबसे बड़ी बात है कि कविंदर गुप्ता कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, फॉर्मर डिप्टी सीएम बल्कि जुड़ चुके हैं कविंदर गुप्ता जी, और रतनलाल गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, और अंकुर शर्मा जुड़ चुके हैं। कुछ देर हमारे साथ होंगे रविंद्र शर्मा भी, जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं कविंदर गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा कि इससे पहले जो बात 25 लाख वोटर्स वाले मामले पर, अभी ये जो नया ऑर्डर जारी हुआ है इसमें कई आसानियां सामने रखी गई हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर, चूंकि अपडेट करना है वोटर लिस्ट को, लेकिन आखिर इस पर जो सवाल उठ रहे हैं वो क्या हैं? इस पर बीजेपी क्या कहना चाहेगी? देखिए, नंबर 1, संविधान के तहत हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, नंबर 1। और उसके लिए जो भी प्रक्रिया पूरे हिंदुस्तान में है वो जम्मू कश्मीर में भी होगी, क्यों नहीं होगी। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, और उस जो लोग चाहे वो सुरक्षा बल के लोग हों जो लगातार मिलिटेंसी के दौरान हमारे लिए लड़ते रहे, अपनी कुर्बानियां देते रहे, और इसके अलावा जो केंद्रीय कर्मचारी यहां पर काम करते हैं, तो वो यहां पर उनका वोट बनना चाहिए। जो लोग हमारे लिए यहां पर दूसरे राज्यों से भी आकर के यहां पर काम कर रहे हैं, तो अगर साल से ज्यादा उनको हो गया है तो उनको अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा प्रावधान केवल जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ, इससे पहले
पूरे देश में इस प्रकार का प्रावधान है। तो इसी आधार पर ये जो ऑर्डर निकला है वो ठीक है। नंबर एक तो इनको समझना चाहिए कि धारा 370 खत्म हो चुकी है और धारा 370 के कारण से आपने 70 साल वो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज के वोट नहीं बनने दिए। ठीक है। आपने 70 साल वो गोरखा समाज के, वाल्मीकि समाज के वोट नहीं बनने दिए। अगर यहां पर कोई वाल्मीकि का बच्चा पीएचडी कर जाता था तो वो सफाई कर्मचारी की नौकरी करता था। इस आधार पर मुझे ये कहना है, क्या ये वही चाहते हैं कि इसी आधार पर लोगों के साथ हुआ जाए, किया जाए? और इसके अलावा ये बताना चाहता हूं, बहुत से ऐसे रोहिंग्या यहां पर उनके यहां पर आधार कार्ड बने हुए थे, उनके यहां पर राशन कार्ड बने हुए थे, उसका जिम्मेवार कौन है? इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं संज्ञान इनका लेना होगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वोट का आधार माना गया है वो सही है। ठीक है। तो कविंदर गुप्ता जी, मेरा अगला सवाल ये होगा कि अगर कविंदर गुप्ता जी ये कहते हैं कि ये सही है, तो एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि फिर ये सिर्फ जम्मू में अभी ये क्यों ये ऑर्डर जारी हुआ है? क्या ये सिर्फ जम्मू तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले दिनों में ये हर डिस्ट्रिक्ट में ये ऐसा ही एक कोई ऑर्डर जारी होगा? वो डिस्ट्रिक्ट हो गया को जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं वो डीसी रहते हैं, तो सही इसमें कोई दो बात नहीं कि सभी इसी तरह का ऑर्डर करेंगे। कोई एक ये जिले के लिए तो नहीं है, ये सभी जिलों के लिए और पूरे जम्मू कश्मीर राज्य के लिए। ठीक है। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू प्रोविंशियल जो प्रेसिडेंट है वो मौजूद है, रतन लाल साहब। रतन लाल गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर जो बातें कविंदर गुप्ता जी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत में रहने वाले दूसरे राज्यों में जैसे किसी को वोट देना है, तो इसमें आपत्ति क्या है? गुप्ता साहब जो फरमा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की ये दुआई दे रहे हैं जी। मुझे आप ये बात बता दीजिए कि ये जो ऑर्डर डीसी साहब ने निकाला है वो टोटली इलीगल है जी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड 1951 धारा 19 सेक्शन और 20 उसको रेगुलाइज करता है। मुझे आप बता दीजिए रेजिडेंस का जो इन्होंने लाया है, टाइम पीरियड लगाया, वो कहाँ लिखा है वहां? अगर नहीं लिखा तो क्या डीसी साहिबा मजाज हैं एक एक्ट को अमेंड करने के लिए? शी इज नॉट कॉम्पिटेंट टू अमेंड द एक्ट। इट इज ए टोटली इलीगल ऑर्डर जिनकी जो दवाई दे रहे हैं। कहाँ लिखा है उसमें सेक्शन 19? देखिए आप, कहाँ लिखा कि 1 साल की ऑर्डिनरीली रेजिडेंट का पीरियड जो है वो 1 साल का है? वो बताइए हमें। फिर इन्होंने जो ऑर्डर निकाला ये टोटली इलीगल है। कि किसको, तहसीलदार को क्या राइट है कि वो जाके कहे कि साहब मैं आपको ऑथेंटिकेट करता हूं कि आप यहाँ 1 साल से रह रहे हैं? व्हाट राइट ही इज हैव? डेमोक्रेसी को मजाक मत बनाइए जी। ये डेमोक्रेसी जो ईश्वर ने दी है, भगवान ने दी है, ये बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें मिली है और दुनिया में हम ये डंडोरा पीट रहे हैं कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है वो मानी हुई है। लेकिन आप जो ये जम्मू कश्मीर के लिए जो कर रहे हैं आप, ये गैर कानूनी है और मैं समझता हूं एक्शन हो रहा है इसका मास्टर प्लान, ब्लूप्रिंट बीजेपी ने ऑलरेडी बना के रखा है, वो उसी आधार पे चल रहे हैं। ठीक है, मैं इस पर बाद में आऊंगा। अभी ये जो ऑर्डर पे अगर किसी को आपत्ति हो रही है तो क्यों हो रही है? जी रतन लाल जी, मैं आपके पास आता हूं, आपके पास आऊंगा। बाकी भी जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनके पास एक फर्स्ट रिएक्शन पहले ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं रविंदर शर्मा जी। रविंदर शर्मा जी, ये जो लेटर है और जम्मू से में जो जारी हुआ है, वहां के जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर है, इस पर आपत्ति क्या है? यहां तो है कि हो रहा है उस पर आसानियां पैदा करने की कोशिश हो रही है ताकि वो जल्द से जल्द वो इलेक्टोरल लिस्ट का काम पूरा हो, पे चुनाव हो। तो अगर इसमें कहीं पे किसी को आपत्ति है तो क्या है इसमें, इसको लेकर क्या सवाल है आप कांग्रेस कर रही है?
आपत्ति ये है कि ये ऑर्डर गैर कानूनी है, इलीगल है और इसका कोई मतलब नहीं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने की थी कि 25 लाख वोटर जो है 79 लाख वोटर टोटल जम्मू कश्मीर में है और उनको कैसे आंकड़ा पता लग गया कि 25 लाख वोटर जो है वो बाहर का बना के होगा। अगर 4 लाख 5 लाख 6 लाख यहाँ का वोटर होगा जो रिवीजन 20 लाख वोटर उन्होंने कहा जो भी यहाँ पे नौकरी करता है, सिक्योरिटी फोर्स में है, फौज में है, मजदूरी करता है, यहाँ आया है, उसको वोटर बना देंगे। ये किस कानून में है? जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है उसकी सेक्शन 19 और सेक्शन 20 को पढ़िया जाए। सेक्शन 19 में यह है कि जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता है 18 साल का वहां का वोटर बन सकता है। और सेक्शन 20 कहती है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब यह है कि अगर आपका पक्का मकान भी है, आपका ड्वेलिंग आपका मकान भी है, तब भी आप जरूरी नहीं कि आप वहां के ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। उस सेक्शन का मतलब यह है कि कोई अगर वोटर, उसमें यह भी लिखा है अगर कोई एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी बिजनेस के लिए बाहर है, कोई वकालत के लिए बाहर है, कोई नौकरी के लिए बाहर है, तो उसका हक महफूज रखा जाएगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये उस कानून के गार्ब में ये इस तरह के मंसूबे बना के लाते हैं। बीजेपी को लगता है कि उनकी जमीन जम्मू से खिसक गई है। अब वो जम्मू के वोटर पे विश्वास नहीं कि कश्मीर तो कोई जाएगा नहीं। कश्मीरी पंडित जो गए थे 10 साल से वो वापस आ गए। मुलाजिम जम्मू के जो वहां लगे थे वो जम्मू में सड़कों पे 100-125 दिन से बैठा है। और वहां पे जो मजदूर बाहर से जो आज तक नहीं मारे गए थे, हिंदू क्या मुस्लिमान भी। मेरा सवाल ये है कि जो जम्मू में जो लेटर जारी हुआ है जिस उसमें कौन सा ऐसा बिंदु जिस पर आपको लगता है कि ये सही नहीं है? क्योंकि उसमें जो है कि भाई अगर ये जल्द से जल्द ये लिस्ट तैयार हो जाता है, अगर मतदाता सूची संशोधन का कार्य, तो उसमें जैसे अभी इन्होंने कहा कि भाई टेम्पररी जो जी रेजिडेंशिप है उसको आप 1 साल ही क्यों मान लें? मैं बिल्कुल कहता हूं कि 1 साल वाला कहीं लिखा ही नहीं है। मैं आपको कहूंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में किसी वक्त ये प्रावधान था कि 180 दिन लिखा था, वो प्रावधान खत्म कर दिया गया था। ऑर्डिनरी रेजिडेंट की स्पिरिट को देखना है। एक आदमी के 3 जगह मकान हो सकते हैं, वो ऑर्डिनरी 3 जगह का रेजिडेंट, उसको एक ही जगह पर रजिस्ट्रेशन मिलेगी। अब जो आदमी यहाँ आया है बिजनेस के लिए आया है, उसकी पासबुक है बैंक में, वो पंजाब से आता है जाता है या बैंक में खाता है, वोटर बन जाएगा। और फिर डीसी साहिबा ने एक ऑर्डर निकाल दिया, उन्होंने खुद नहीं निकाला, ये हिदायत है और ये सब जगह अप्लाई होगा। ठीक है, आपने 1 साल की बात तो बड़े दूर की है। ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। थोड़ा सा धैर्य रखें, मैं फिर से आपके पास आऊंगा सेकंड ऑर्डर। मैंने भी कविंदर गुप्ता जी से सबसे पहले रिएक्शन लिया था। हमारे साथ मौजूद है अभी एडवोकेट अंकुश शर्मा जो प्रेसिडेंट है एकजुट के, और साथ ही फिरदौस टाक पीडीपी। अंकुर, मैं आपके पास आना चाहता हूं इस ऑर्डर को, और जो इस पर सवाल उठ रहा है कि ये जो है कुछ और ही इसका मकसद है या मंशा है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, 1970 और 35 की एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में जो 1957 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट लागू था वो खत्म हो गया, और 1950 और 51 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो पूरे हिंदुस्तान में लागू है वो लागू हो गया। 1957 का जो जम्मू कश्मीर का एक्ट था उसमें वो व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं थे वो डिस्क्वालिफाइड थे वोटर्स बनने के लिए, एमएलए इलेक्शंस और पंचायत और ये जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस रहते हैं इनके लिए खत्म हो गई। अब जो पूरे हिंदुस्तान में कानून जो गवर्न करता है इस सिचुएशन को, वही जम्मू कश्मीर में भी कर रहा है। तो सेक्शन 20 की बात यहाँ पे आई कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ अ प्लेस वो कौन होगा, तो वो तो एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 20। जहां तक 1 साल का बात आ गई, तो 1 साल एक प्रोबेबली ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम ये समझते हैं कि एक रीजनेबल टाइम पीरियड है कि 1 साल से कोई व्यक्ति अगर कहीं पे रह रहा होगा तो नॉर्मली उसका घर वहीं पे होगा, किसी काम के सिलसिले में रह रहा होगा, वो उसे एलिजिबल बनाता है अप्लाई करने के लिए और वहां का वोटर बनने के लिए। लेकिन उसमें और कंडीशंस भी तो लागू होंगी। जहां वो पिछला वोटर है, मान लीजिए वो बिहार से है, यूपी से है, अपना कैंसिल करवा के पिछले बीएलओ से एनओसी वगैरह इशू करवा के इलेक्टोरल रोल से नाम स्ट्रक ऑफ करवा के यहां पे अप्लाई कर सकता है। ये केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो सेक्शन 20 रेड विद सेक्शन 16 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से गवर्न हो रहा है। तो ये जो डिप्टी कमिश्नर का ऑर्डर है, कविंदर गुप्ता जी मैं आपके पास आता हूं, फिरदौस टाक जी का रिएक्शन लेके मैं सीधे आपके पास आऊंगा। पहले आपको बता दे रहा हूं तो फिरदौस टाक पीडीपी से हमारे साथ मौजूद हैं और पीडीपी के एक्स एमएलसी भी हैं। फिरदौस साहब, ये जो बात हो रही है कि भारत के दूसरे राज्यों की तरह यहां भी वो चीजें हो रही हैं,
ऐतराज क्यों है, इससे नुकसान क्या हो सकता है? दूसरा क्या लगता है कि क्या नुकसान हो सकता है? दूसरा ये कि जब यहां पर एक चीज ये भी है कि अगर कोई यहां वोटर बनता है तो एट द सेम टाइम वो किसी और का वोटर नहीं रहेगा। जी देखिए विशाल जी, एटलीस्ट मुझे और मेरी जमात को इस ऑर्डर को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी की इंटेंशंस और भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ जो आइडियोलॉजिकली उनकी जो राइट और लेफ्ट पे जो जमातें होंगी, उनका जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, पॉलिटिकल मकासद है जम्मू कश्मीर को लेकर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमें इस चीज़ का पूरा एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अगस्त 2019 को किया कि ये ना तो इब्तिदा है ना तो ये इसका एंड है, ना ये शुरुआत है और ना ये यहीं पे भारतीय जनता पार्टी के मकासद खत्म होंगे। और आप यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो जितनी भी इंटरनल असेसमेंट अभी तक हुई हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 12-13 से ज्यादा सीटें नहीं मिल रही थी जम्मू कश्मीर में। इसी वजह से यहाँ पे चुनाव नहीं किए जा रहे थे। अब एक ऑल्टरनेट वे आउट निकालना था। अगर आपको याद होगा, जब अगस्त 2019 में केंद्र की तरफ से एक फरमान जारी किया गया कि जम्मू कश्मीर में पर्टिकुलरली और जम्मू रीजन के दूसरे अजला में जितने भी नॉन रेजिडेंट्स हैं जम्मू वाले, वो वहां से निकले, तो तकरीबन 12 लाख लोग जो है उनको यहां से इनको निकालना पड़ा था। और जब कोरोना हुआ तो तकरीबन 20 लाख लोगों को यहां से निकालना पड़ा। और ये आंकड़ा जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसकी एजेंसी जो इस वक्त दिल्ली में बैठ के काम कर रही है, वो इनको लगा कि ये एक वाहिद जरिया है जिसमें हमारी डूबती हुई नैया जो है वो बच सकती है। हमें इनके मकासद पता है और आप यकीन मानिए कि इस जो भी ये ऑर्डर्स किए जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो है, हम इस चीज को बार बार कहते आ रहे हैं, वो जो जम्मू है, जम्मू एज है वो उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है जम्मू प्रॉविंस में होना है। हम जम्मू के लोगों को आज तक ये बताया जा रहा था कि हम असल में, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी हमारी जंग जो है वो कश्मीर के साथ है, लेकिन क्या नुकसान हो सकता है? आप जो कह रहे हैं सबसे ज्यादा असर जम्मू के लोगों को पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर, क्या प्रभाव पड़ सकता है? कश्मीर के नाम पर असल में जो कब्र है वो हम जम्मू के लोगों की खोदी जा रही थी। वही ये सारे मेजर्स, जितने भी मेजर्स लिए जा रहे हैं, वो सिर्फ हम जम्मू के लोगों की कब्र खोदने के बराबर है। नहीं, मुझे लगता है थोड़ा इतनी इस तरह की बात ना करें हम कि क्या है, वो सीधी सीधी बात होनी चाहिए कि आप जो कह रहे हैं ज्यादा पड़ेगा, मतलब किस तरह का असर पड़ेगा? अब नॉन लोकल्स को देखिए, जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जहां पे आप खासकर जम्मू रीजन की बात करिए, हर 5 किलोमीटर के बाद या 10 किलोमीटर के बाद न सिर्फ आपका कल्चर चेंज होता है, आपकी जुबान भी चेंज होती है। ठीक है, जम्मू रीजन तो क्या पीडीपी को इस बात की चिंता है? पीडीपी को इस बात की चिंता है? सिर्फ जम्मू रीजन में तकरीबन 33 ऐसी जबानें हैं जो सिर्फ जम्मू रीजन में बोली जाती हैं, और हर 10-15 किलोमीटर के बाद जबान चेंज होती है। तो पीडीपी इस बात की चिंता कर रही है? हमारा जो कल्चर आइडेंटिटी, हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, वो स्टेट पर है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बाहर से लोगों को लाकर अपनी मनमानी करके अपने लोगों को जिताने के चक्कर में। कविंदर गुप्ता साहब के पास फिर से आना चाहूंगा। कविंदर गुप्ता साहब, आपने मेरा ख्याल है आपने सुना जो दूसरे पैनलिस्ट ने कहा है, एनसी ने क्या कहा, पीडीपी ने क्या कहा या कांग्रेस ने क्या कहा। उनका सीधा ये कहना है कि ये एक तरह की कोशिश है बाहर से लोगों को लाकर, और उसका असर ये होगा कि यहाँ की जो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है या जो स्पेस है उस पर प्रभाव पड़ेगा। आप कितना इसे सही या गलत मानते हैं? देखिए मेरे उन्होंने साफ कहा है कि एक प्रावधान है कि कोई अपना वोट कटवाएगा, अपना वोट सरेंडर करेगा, तभी वोट बनवा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, ये वो लोग हैं, ये सभी जो 1996 में रीसेटलमेंट एक्ट के तहत जिसको बिल नंबर 9 बोलते थे, पाकिस्तानियों के लिए इन्होंने वहां पर रास्ता खोला कि वो आकर के अपनी जमीन जो 1947 में यहां पर रह गई है, वो लोग हैं जिन्होंने वो कहा था कि जब अमरनाथ रो हुआ कि ये किस भाषा और कल्चर की बात कर रहे हैं। हमेशा से दूसरे दर्जे का जम्मू के साथ व्यवहार हुआ। आज
भारत सरकार पूरे जम्मू और कश्मीर को बराबर का दर्जा दे रही है, बराबर की डेवलपमेंट वहां पर हो रही है, और इनको लगता है कि बीजेपी के डर से कहीं हम जो आधार इनका खिसका हुआ है उसके लिए इनको चिंता लगी है, और ये उसके लिए एक गुपकार जो अलायंस है वो बनाते हैं। इनको अपने आप पर विश्वास नहीं है कि हम अकेले जीतेंगे, लेकिन ये सभी इकट्ठे होकर के गुपकार नाम की वो जो आया है, और अभी भी मुझे तकरार उसमें नजर आनी शुरू हो गई कि वो जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं नहीं हम 90 सीटों पर लड़ेंगे। अब इनको आपस में फैसला करना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना आधार जो यहां पर बनाया है, आज जिन लोगों को अधिकार नहीं मिले थे उनको अधिकार दिए हैं। आज तक एसटी एससी पहाड़ी रविंद्र शर्मा जी आपकी बातों पे कुछ कहना चाह रहे हैं? रविंद्र शर्मा जी, मैं थोड़ा सा कविंदर जी आपको रोकना चाहूंगा। रविंद्र शर्मा जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? लोगों को उनका अधिकार मिले, क्या इस पर एतराज है? बिल की ये बात करते हैं, उसको कांग्रेस ने अपोज किया था, रेफरेंस किया था सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद उसको स्टे भी रखा। उस कानून का हमने बाकायदा टूथ एंड नेल अपोज किया और लागू नहीं होने दिया। एक बात। दूसरा, बार बार ये अमित शाह जी ने भी कहा कि यहाँ एससी और एसटी को, कविंदर जी तो यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इनको पता कि 7 सीटें यहाँ एससी के लिए 70 से रिजर्व थी। उनको अगर नहीं पता, इनको बताना चाहिए। ये कहते हैं 370 रुकावट थी इसलिए एसटी नहीं मिला पहाड़ियों को, गुजरों को। वो तो एसटी 91 में मिल गया था, तब 370 भी था। इसलिए ये बातें मैं कहूँगा, ये जानते हैं, लेकिन कई बात कहते हैं कि घुमा के कहते हैं। दूसरी है कि गुपकार वालों जो बाकी को छोड़िए ना, आपको जम्मू में खतरा नहीं है तो बाहर के वोटर आपको क्यों चाहिए? ये रोज रोज क्लैरिफिकेशन, जो हकदार है कानून के तहत, ये बाहर के जो एलिजिबल वोटर है लोग हैं, और सही मायने में आप उसको बनाए, कोई एतराज नहीं। वो खौफ है उसके मन से निकालिए। 370 का जो खौफ आपको लगा हुआ है, आप सपने में जीना बंद कर दीजिए। ना तो ये धारा 370 जिसने अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये सब चीजें लाई, अब ये चलने वाली नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं इनको खतरा है, और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए आधार को लेकर के कहीं ना कहीं परेशानी है। इनको खतरा है, जब गुपकार वालों को खतरा है। वो हिंदुस्तान के बाहर के लोग नहीं है जो यहाँ पर काम करेगा, यहाँ पर उसका अधिकार है हिंदुस्तान के संविधान में अधिकार दिया है, ना कि ये कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी अधिकार देगी उनको। हिंदुस्तान में रविंदर जी आपको कुछ कहना था, मैंने आपको टाइम दिया, आपने कह लिया। कविंदर जी ने अपनी बात की है। मैं एक बार फिर से रतनलाल गुप्ता जी के पास जाना चाहता हूं। रतनलाल जी, 2-3 बातें हैं। एक तरफ एक तो सवाल ये उठ रहा है कि भाई बाहर के लोग क्यों, लेकिन सवाल ये कि वो 1 साल से ज्यादा अरसे तक कोई रह रहा है, और अगर ऐसा प्रावधान दूसरे राज्यों में भी हो सकता है, पहली बात। दूसरा ये कि ये जो सवाल उठ रहा है कि स्पेस कम हो जाएगा, प्रभाव पड़ेगा जम्मू या कश्मीर में, वो किस तरह से? सिर्फ हवा बातें हैं या उसका कोई तथ्य भी है उसका? रतनलाल जी, मैं तथ्य की बात कर रहा हूं। ये 1 साल का जो प्रोविजन है, मुझे एक्ट में कहीं बता दीजिए। अगर ये रेगुलाइजेशन जो कानून है, कानून के मुताबिक चलना है या वैसे चलेंगे हवा में? कहीं नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जो गुप्ता जी फरमा रहे हैं या अंकुर जी ने कहा कि बस साहब पीछे से वोट वो अपना कटवाएगा और फिर जहां बनाएगा। आप सेक्शन 23 कि पहले यहाँ पे वोट बनेगा और जहां का ऑफिसर लिखेगा पटना में या बिहार में या यूपी में, या साहब इसका बोर्ड काट दीजिए। जितनी देर वो बोर्ड काटेगा तब तक यहाँ इलेक्शन हो जाएगी। आप अंदाजा लगाइए, पहले बोर्ड बनेगा उसका, फिर कटेगा। पहले कटेगा और फिर बनेगा, ये गलत कह रहे हैं। नंबर 1। नंबर दूसरी, आप कह रहे हैं बार बार, आपका एक ही क्वेश्चन है कि जम्मू को क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ये तमाम गड़बड़ होनी है। जम्मू, कठुआ और सांबा में जो इनका टारगेट है 25 लाख, कश्मीर के अंदर बना के देखे ना, कोई नहीं बनने देगा। ये सिर्फ जहां ही जिनका टारगेट है वो टारगेट पूरा करना है, और जम्मू में ही जम्मू के डीसी ने इलीगल ऑर्डर किया, कहीं कानून में नहीं है। नंबर 3, ये गुपकार की बात कर रहे हैं। वाइज एक गुपकार संगठन है जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट भी घबरा रही है
और वो बात की बात है, कौन किससे घबरा रहा है, लेकिन अभी जो बात मुद्दा है वो ये है कि अगर ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू से कोई ऑर्डर जारी हुआ है तो उस पर सवाल क्या था। मैं फिरदौस टाक आपके पास आना चाहता हूं, बल्कि बहुत थोड़ा समय हमारे पास बचा है, बहुत थोड़ा संक्षेप कहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये बाकी जिलों में भी ऐसे ही सूची जारी हो। क्या आपको भी ऐसा लगता है, ऐसा ही कोई नोटिस आया या कोई ऑर्डर जारी हो? पहले तो मैं यही भारतीय जनता पार्टी की जो ये दुविधा है, आप अंदाजा करिए, ये पिछले 10 दिन से पहले तक, पिछले 6 महीने से जम्मू की आवाम को, जम्मू की जनता को ये कन्विंस करने में लगे थे कि ये जो आउटसाइड वोटर्स रजिस्ट्रेशन का जो ये प्रावधान है, ऐसा कोई भी ऑर्डर जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को झोंका गया, पूरी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, ये सही ठहराने में कि इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई, दैट वाज ए एरर ऑन रिकॉर्ड। और भारतीय जनता पार्टी घर घर जम्मू में जाके कहती रही कि ये जो आउटसाइड वोटर का मसला है, ये सिर्फ गुफकार अलायंस की तरफ से प्रोपागंडा है। अब देख लीजिए, पिछले 10 दिनों में इनको दिल्ली और गुजरात और नागपुर से ऐसी झाड़ पड़ी है कि आज इनकी जुबान देखिए, आज ये कंप्लीटली पलट गए हैं। तो ये कहते हैं कि ये देखिए, कोई भी बात यहां पर हो, फैक्चुअल हो, फैक्ट से अलग ना हो। कविंदर गुप्ता साहब, मैंने आपसे शुरुआत किया था, मैं आप ही के पास आना चाहता हूं, छोटा सा एक संक्षेप में बता दें कि ये बहस कहां तक जाएगी आखिर आके, या कब इस पर विराम लगेगा? कविंदर जी, भारत के हर नागरिक को ऐसा है कि भारत के हर नागरिक को उसका अधिकार मिलेगा, हाँ, और मिलना भी चाहिए, मिलना चाहिए। संविधान के बाहर जाकर के कोई बात करेगा ये इमोशनल या ऐसी, ये सबसे पहले इसका एक ही इलाज है कि 370 के पहले कविंदर जी, लगता है आवाज में नहीं सुन पा रहे हैं, जिसके कारण से आपने 70 साल लोगों को ठगा, 70 साल लोगों को अधिकार नहीं दिए। पाकिस्तान मेरे पास अब समय नहीं बचा है। मैं आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपने अपना कीमती समय दिया, इस विषय पर अपनी बात रखी, और अपने दर्शकों से अब मैं आगे लेना चाहता हूं। मुझे दें इजाजत।